नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट पर है। दरअसल भी पिछले दिनों भारत सरकार ने इस नीति को अपनी मंजूरी दी है और इस नीति को मंजूरी देने वाला भारत अभी 18वां देश बना है। दोस्तों, अगर हम बजट 2021-22 पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि भारत सरकार इस नीति के लिए खासी गंभीर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नीति क्या है और ये किस प्रकार कार्य करती है और हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट में किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं आखिरकार हाइड्रोजन होता क्या है। तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में पाया जाने वाला सबसे हल्का और पहला एलिमेंट होता है और एनवायरनमेंट में ये गैस की फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, नेचर में ये 3 फॉर्म में भी मिलता है, जो है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। इनमें जो ग्रे हाइड्रोजन है वो भारत में पाया जाता है, जिसका प्रोडक्शन हम फॉसिल फ्यूल और नेचुरल गैस के ज़रिए करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल के ज़रिए किया जाएगा तो CO2 का भी प्रोडक्शन होगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा आता है ब्लू हाइड्रोजन। वैसे देखा जाए तो ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही फॉसिल फ्यूल के ज़रिए बनाए जाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ब्लू हाइड्रोजन के ज़रिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उसको स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा आता है ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी पवन ऊर्जा या फिर यूँ कहें विंड पावर के ज़रिए किया जाता है। ये सबसे किफ़ायती हाइड्रोजन माना जाता है और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये हाइड्रोजन बाकी हाइड्रोजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी है और फिलहाल भारत सरकार इसी पर अपना फोकस भी कर रही है। हाइड्रोजन कारों को आसान शब्दों में पानी से चलने वाली कार कहा जाता है। हाइड्रोजन व्हीकल एक ऐसा व्हीकल है जिसमें ड्राइविंग फोर्स के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर राज्यसभा टीवी की माने तो उसके मुताबिक हाइड्रोजन कारों का एक बार टैंक फुल करने के बाद करीब करीब ये 400 से 600 किलोमीटर तक चल सकती हैं और इनका टैंक रिफ्यूल होने में करीब करीब 4 से 5 मिनट का समय भी लगता है। अगर हम वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इनको फुल चार्ज होने में करीब करीब 24 घंटे का समय लगता है, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन कार अव्वल नज़र आती हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है और उसका एक हिस्सा यहाँ पर मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, तो आप इसे देखिए। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एनवायरनमेंट को होता हुआ ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये जो व्हीकल्स हैं वो इको फ्रेंडली व्हीकल्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये व्हीकल्स हमें चार्जिंग के मामले में भी अव्वल नज़र आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी जो चार्जिंग की कॉस्ट है वो पेट्रोल के मुकाबले 25% तक कम हो सकती है। खैर दोस्तों, ये बात तो रही इनके बेनिफिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि FCEVs की। ये वो व्हीकल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन की मदद से चलाए जाते हैं। हाइड्रोजन की मदद से इन व्हीकल्स की जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसे घुमाया जाता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को वहाँ से ले लिया जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस प्रकार हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। और दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक अगर इन व्हीकल्स का टैंक फुल करा लिया जाए तो ये करीब करीब 300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस भी तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर बेनिफिट्स हैं वहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत हैं। चुनौती ये है कि जैसे पहली चुनौती तो ये है कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और इसमें आग लगने का खतरा भी उतना ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने ये सीखा कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बाई प्रोडक्ट है उसके रूप में हमें वाटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन कम से कम होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब हाइड्रोजन को बनाया जाता है तो उसमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है देखने में दूर से अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी चुनौतियां भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें इसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है हाइड्रोजन की, जिसे व्हीकल्स के लिए एक अच्छा फ्यूल माना जा रहा है, क्योंकि मकसद इतना है कि आप और हम स्वच्छ आबो हवा में सांस ले सकें, यानी कि पॉल्यूशन की वजह से मुंह पर मास्क लगाने की ज़रूरत महसूस ना हो।
दोस्तों, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जलने से प्रदूषण होता है, उसका विकल्प तलाशने के लिए दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज सीएनजी को सामने लेकर आई। सीएनजी एक लो कार्बन फ्यूल है जिसका इस्तेमाल कई देशों में किया जाता है। इसी तरह से गाड़ियों में ईंधन के रूप में एलपीजी और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस समय दुनिया क्लीन एनर्जी के तौर पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कारों की ओर देख रही है, जिनको फ्यूचर कार भी माना जाता है। दोस्तों, इन दोनों कारों में बुनियादी अंतर ये है कि इलेक्ट्रिक कार में जो एनर्जी है वो बैटरी में स्टोर की जाती है और इसमें इंजन नहीं लगे होते। इसे चार्ज करने के लिए जगह जगह पोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसे चार्ज होने में करीब करीब 24 घंटे का समय लगता है। अगर हम हाइड्रोजन कार की बात करें तो हाइड्रोजन कार में जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो फ्यूल सेल के रिएक्ट करने से होता है और प्रेशराइज हाइड्रोजन के ज़रिए इसे रिचार्ज किया जाता है। दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जो इलेक्ट्रिक कार हैं उनमें बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मार्केट में सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन कार की बात करें तो वो इसलिए सक्सेस हो पा रही हैं क्योंकि इनमें इंजन लगे होते हैं और हाइड्रोजन कार को इस फील्ड में एक मील का पत्थर भी माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ और ग्रीन फ्यूल भी इजाद किए गए हैं जो कि कार्बन इमिशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं। इनमें ऐसा ही एक फ्यूल एडब्लू डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और भाप में चेंज कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा बायोडीज़ल को भी एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। बायोडीज़ल एक क्लीन बर्निंग रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि वनस्पति तेल और फैट्स को नॉन टॉक्सिक एनर्जी में चेंज कर देता है। दोस्तों, हमारे देश में गन्ना बहुत ज़्यादा पैदा होता है और गन्ने से इथेनॉल बनाया जाता है जिसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है। ईंधन में इस्तेमाल के लिए हम एब्सोल्यूट अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एब्सोल्यूट अल्कोहल उस अल्कोहल को बोला जाता है जो कि 100% शुद्ध हो। यानी कि हमारा मुख्य मकसद ये है कि सड़कों पर ऐसी कारें दौड़ें जो कि वातावरण में कम से कम प्रदूषण पैदा करें। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला धुआं क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड करता है। ये ना केवल हेल्थ बल्कि क्लाइमेट के लिए भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। दोस्तों, इसीलिए दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हाइड्रोजन फ्यूल को एक उम्मीद के तौर पर देख रही है। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार भी पिछले कई सालों से इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर चुकी है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ नितिन गडकरी हाइड्रोजन फ्यूल कार से पार्लियामेंट पहुंचे थे। तो दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने इस तकनीक के बारे में क्या कहा। वर्ल्ड के मार्केट में लगातार गैस पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों को उसकी तकलीफ भी होती है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैंने अर्बन मंत्री पुरी जी को रिक्वेस्ट की है कि हमारी महानगर पालिका में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने हमारे यहाँ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में 80 mld स्लज को कन्वर्ट करके वो शुद्ध पानी इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ साल के मिलते हैं। मैं जो वाटर रिसोर्स मंत्री था तो पानी जो ऐसा गंदा पानी है उसको अच्छा करना और रूफ टॉप में सोलर और विंड मिल लगा कर, क्योंकि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपये है। तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपये 2 रुपये यूनिट हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक, विशिष्ट बार तक। तो उसके लिए हम लोग जनरेटर जो यूज़ करेंगे वो इथेनॉल बेस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये गाँवों में, शहरों में, नगर परिषद और महानगर पालिका क्षेत्र में ये होगा। दूसरा ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कचरा है जिसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके
उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। ब्लैक और हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है, और ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से बनता है। तो हमें हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए, ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये पहली कार है, इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं, और जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके आधार पर मुझे पता है कि निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा, और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज़ होता है, गैस यूज़ होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा, और ये पर्यावरण पूरक है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की, ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही इसका उद्देश्य है। अब ये मैसेज साफ है कि भारत भी ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर खासा गंभीर नज़र आ रहा है। इसकी बानगी हमें बजट 2021-22 में देखने को मिली, जब भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए करीब 800 करोड़ रुपए की अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा भारत सरकार ने 13 पॉइंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को अपनी मंजूरी दी है, जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनीज़ को इंसेंटिव दिया जाएगा। इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल के जलने से क्लाइमेट को गंभीर नुकसान पहुँचता है, उसके कंपेयर में हाइड्रोजन जो अपना इम्पैक्ट डालेगा क्लाइमेट पर, वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार इस समय पेट्रोलियम को खरीदने के लिए करीब $160 बिलियन खर्च करती है। अगर हाइड्रोजन मार्केट में आता है तो इतनी बड़ी रकम की बचत भी होगी और इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखेगा। चीन, जापान, अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मार्केट में अभी हाइड्रोजन कारें मौजूद ही नहीं हैं। जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो भी सीमित मॉडल के साथ ही उपलब्ध हैं। दोस्तों, दैनिक भास्कर के मुताबिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कारों में जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि इलेक्ट्रिक कार को चलाने में ₹1 पर किलोमीटर का खर्चा आता है, जबकि हाइड्रोजन कार को चलाने में ₹2 पर किलोमीटर का खर्चा आता है। दूसरा, इनकी जो समस्या बनी हुई है वो है चार्जिंग स्टेशन को लेकर। अभी देश में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही इनके चार्जिंग स्टेशन हैं। उनका पूरे देश में जाल फैलने में अभी करीब 3 से 5 साल का समय लग सकता है। दोस्तों, इस समय सरकार इस प्रोसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। इसीलिए सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है। दरअसल ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार का पहला कदम भी है। सरकार ये चाहती है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मामले में हब बने। इसीलिए 2030 तक करीब 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का लक्ष्य भी रखा गया है। दोस्तों, इसमें जो कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगी उनको कुछ रियायतें भी दी गई हैं। उनमें से एक रियायत ये है कि वो कंपनीज पावर एक्सचेंज से रिन्यूएबल पावर को खरीद भी सकती हैं, और इसके अलावा वो अपना खुद का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट भी लगा सकती हैं। दोस्तों, ये जो योजना है वो देखने और सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो लगती है, लेकिन इसमें एक अभी चुनौती बनी हुई है। वो चुनौती है इसकी ऊंची कीमतें। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस फील्ड में नए नए रिसर्च को बढ़ावा दे, ताकि ये हर व्यक्ति की पहुंच में आ सके। दोस्तों, अब मैं आपको एक ज़रूरी और इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि सऊदी अरब की सरकार लाल सागर के किनारे रेगिस्तान के छोर पर एक शहर बसाने जा रही है, जिसका नाम होगा नियोम। $500 अरब की लागत से बसाए जा रहे इस शहर में उड़ने वाली कारें होंगी और रोबोट घरेलू काम करते हुए भी दिखाई देंगे। सऊदी अरब सरकार की योजना है कि भविष्य में यहाँ करीब 10 लाख लोगों को बसाया जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब को ऑयल प्रोडक्शन के मामले में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। तो क्या इस शहर में से सऊदी अरब दूसरे देशों को तेल बेचेगा? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल सऊदी अरब की सरकार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन।
इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा और हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर किया जाएगा। दोस्तों, ये दावा भी किया जा रहा है कि सऊदी अरब में बनने वाला ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब ही इस पर अपनी नज़र लगाए हुए हैं। दरअसल अमेरिका की भी इस प्रोजेक्ट पर पैनी नज़र है। इस समय दुनिया भर के इन्वेस्टर्स मानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन आगे चलकर फॉसिल फ्यूल की जगह लेगा, जिससे धरती ज़्यादा गर्म होने से रुक सके। बहुत बहुत शुक्रिया।